Let's Mike Nari News. नमस्कार, लेट्स माइक के शो नारी न्यूज के साथ मैं हूं प्रदक्षिणा। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं महिलाओं से जुड़ी कुछ खबरों के साथ। कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, महिला सैन्य अधिकारी के सम्मान की रक्षा की पुकार। मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मंत्री को फटकार लगाते हुए उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति से इस प्रकार की भाषा की अपेक्षा नहीं की जाती। जबलपुर हाई कोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने दर्ज की गई एफआईआर की भाषा पर असंतोष जताते हुए उसे कमजोर बताया और उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मिशनों में नेतृत्व किया है। उनकी उपलब्धियों में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का नेतृत्व और साइबर युद्ध में विशेषज्ञता शामिल है। उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी न केवल व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि ये महिला अधिकारियों के प्रति समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह को भी उजागर करता है। कनाडा की नई विदेश मंत्री बनी अनीता आनंद, भारत से संबंध सुधारना प्राथमिकता। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारतीय मूल की वरिष्ठ नेता अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। उनकी सबसे अहम जिम्मेदारी भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को फिर से पटरी पर लाना होगा। अनीता इससे पहले रक्षा और परिवहन जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। जनवरी में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी, लेकिन हालिया चुनाव में दोबारा चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री कार्नी ने उन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि अनीता का मिशन भारत के साथ टूट चुके संवाद को बहाल करना और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर तालमेल स्थापित करना होगा। कार्नी को पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट विरासत में मिली थी, जिनके कार्यकाल में भारत कनाडा रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए, खासकर खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी कैबिनेट को संक्षिप्त करते हुए कार्नी ने 28 मंत्रियों को शामिल किया है। इसमें भारतीय मूल के कुछ ही नेताओं को जगह मिली है। मनिंदर सिद्धू को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री बनाया गया है, जबकि रूबी सहोता और रणदीप सराय को राज्य सचिव के पद दिए गए हैं। अनीता आनंद मेलानी जोली की जगह लेंगी, जिनका कार्यकाल भारत के साथ कूटनीतिक तनावों से भरा रहा। अनीता की नियुक्ति को भारत कनाडा संबंधों में नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। जयपुर की रुचि गुर्जर अपनी फिल्म लाइफ के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। बतौर अभिनेत्री फिल्म लाइफ में अपने दमदार अभिनय के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में वो पहुंचने वाली हैं। जयपुर के महारानी कॉलेज से बीबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद रुचि ने मुंबई की ओर रुख किया और फिल्मों में अपनी कला का परिचय दिया। फिल्म में रुचि गुर्जर ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई है जो सामाजिक दबावों और भावनात्मक संघर्षों से जूझ रही है। अपने कांस तक के सफर के बारे में रुचि कहती हैं कि फिल्म लाइफ मेरे लिए भावनात्मक सफर रहा है। झुंझुनू जैसे छोटे शहर से निकलकर कांस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचना एक सपने के साकार होने जैसा है। ये पल हर लड़की को समर्पित करती हूं जो जयपुर ही नहीं किसी भी छोटे शहर से आती है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रसिद्धि पाना चाहती है। खबरों के बाद आइए करते हैं आगे की बात। आज बात कमला देवी चट्टोपाध्याय, एक युग दृष्टा नारी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौर में अनेक महिलाएं थीं जिन्होंने न केवल राजनीतिक स्तर पर बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी क्रांति के बीज बोए। उन सब में एक विलक्षण, प्रखर और दूरदर्शी व्यक्तित्व थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। एक ऐसी महिला जिनका जीवन संघर्ष, सृजन और समाज सुधार की त्रयी का अद्वितीय संगम था। वे न केवल स्वतंत्रता सेनानी थी, बल्कि एक सांस्कृतिक कर्मयोगिनी, शिल्प पुनरुद्धार की प्रवर्तक और शरणार्थियों की संरक्षक भी थी। कमला देवी का जन्म 1903 में मैंगलोर में हुआ।
वो एक समृद्ध, शिक्षित, दक्षिण भारतीय सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थी। बाल्यकाल से ही उन्हें समाज में व्याप्त असमानता, स्त्री पुरुष भेद और औपनिवेशिक दमन से प्रश्न करने की प्रवृत्ति विरासत में मिली। उनके पिता एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे और माता ने उन्हें साहित्य, संस्कृति और सेवा भावना के प्रति जागरूक रहना सिखाया। परंतु पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई और उस समय के चलन के अनुसार लगभग 14 साल की उम्र में विवाह भी हो गया। लेकिन अधिक समय नहीं गुजरा था जब पति का भी साथ नहीं रह पाया और उनका स्वर्गवास हुआ। लेकिन ये घटना उनके जीवन में अवरोध नहीं बल्कि एक नई दिशा का कारण बनी। उन्होंने परंपराओं को चुनौती दी और पुनर्विवाह कर सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा। ये उनका पहला विद्रोह था व्यक्तिगत जीवन में। कमला देवी चट्टोपाध्याय भारतीय राजनीति में कदम रखने वाली पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय विधायी चुनावों में भाग लिया। 1926 में मद्रास से उन्होंने विधान परिषद के लिए नामांकन किया। भले ही वे चुनाव नहीं जीती, लेकिन उनका ये कदम भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का द्वार खोलने वाला बन गया। कमला देवी की सोच केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया, जहां वो न केवल सामाजिक राजनीतिक सिद्धांतों से परिचित हुई बल्कि यूरोप के नारीवादी आंदोलनों और मजदूर अधिकारों की चेतना से भी प्रभावित हुई। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने भारतीय महिलाओं की और भारत की सांस्कृतिक पहचान की बात रखी। विदेश यात्राओं के दौरान वे समाजवादी विचारकों, नारीवादी नेताओं और कलाकारों से मिली। एनी बेसेंट, मार्गरेट काजिन्स और मृणाल गोरे जैसे व्यक्तित्वों से उनके वैचारिक आदान प्रदान ने उन्हें और अधिक गहराई दी। 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया तो कमला देवी ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से नमक कानून तोड़ा और अपनी गिरफ्तारी दी। ब्रिटिश सरकार उन्हें महिला समझकर हल्के में लेना चाहती थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने आंदोलन को और तीव्र कर दिया। उन्होंने बंबई में श्रमिक आंदोलनों को संगठित किया और विभिन्न धार्मिक समुदायों तथा महिलाओं को संघर्ष से जोड़ा। उनके प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को केवल एक राजनीतिक क्रांति न बनाकर सामाजिक चेतना का आंदोलन बना दिया। कमला देवी को यह भली भांति समझ थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी अनिवार्य है। वे मानती थी कि एक राष्ट्र की आत्मा उसकी कला, संस्कृति और हस्तशिल्प में बसती है। उन्होंने भारतीय शिल्प और हथकरघा को पुनर्जीवित करने के लिए कई संस्थाएं स्थापित की या उनकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संस्थाओं में मुख्य हैं क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, संगीत नाटक अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और भारतीय शिल्प बोर्ड। इन संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने देश भर के कारीगरों को और कलाकारों को न केवल आर्थिक स्वावलंबन दिलाया बल्कि उन्हें उनके पारंपरिक कौशल के लिए सम्मान भी दिलवाया। भारत विभाजन के दौरान जब लाखों लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए तो कमला देवी ने मानवता का नया अध्याय लिखा। उन्होंने फरीदाबाद शहर की नींव रखी। ये एक सहकारी पुनर्वास कॉलोनी थी जहां शरणार्थी न केवल आश्रय पाते थे बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भी होते थे। ये केवल पुनर्वास नहीं बल्कि सामूहिक जीवन, भागीदारी और सम्मानजनक भविष्य की संरचना थी। ये मॉडल इतना प्रभावशाली था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी इसे देखने भारत आते थे। कमला देवी एक सफल अभिनेत्री भी थी। उन्होंने रंगमंच और फिल्मों में अभिनय किया और अपने पति हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, जिनके परिवार में सरोजनी नायडू थी, उनके साथ कई नाटकों में काम किया। उनकी सबसे प्रिय साथी थी उनका टाइपराइटर। यात्रा में, सम्मेलनों में, जेल में वो हमेशा लिखती रहीं। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें इनर रेसेस, आउटर स्पेसेस और द अवेकनिंग ऑफ इंडियन वुमेन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारत सरकार ने उन्हें 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। लेकिन उनका असली सम्मान है हर वो महिला, हर वो कलाकार, हर वो युवा जो आज भी समाज में बदलाव की चिंगारी लिए चलता है।
कमला देवी चट्टोपाध्याय हमें ये सिखाती हैं कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती, वो सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समानता और आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी नाम है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को एक समग्र बहुआयामी आंदोलन बना दिया, जिसमें स्त्री, मजदूर, कलाकार, ग्रामीण, युवा सबकी भागीदारी थी। वे इतिहास की सिर्फ गवाह नहीं थी, वे इतिहास को गढ़ने वाली एक मजबूत और दूरदर्शी स्त्री थी। उनकी विरासत हमें ये सिखाती है कि जब एक महिला जागती है तो पूरा समाज जागता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.